नमस्कार, मैं हूं अखिल पाराशर। आप देख रहे हैं देश दुनिया की खास खबरों का एक विशेष कार्यक्रम न्यूज फोकस। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं इस हफ्ते की खास खबरों पर। चीन ने सार्वजनिक खरीद क्षेत्रों का विस्तार किया। पर्यटन वृद्धि के साथ चीन का सेवा व्यापार तेजी से बढ़ा। स्वाहिली फैशन वीक में पूर्वी अफ्रीकी शैली का प्रदर्शन। अब समाचार विस्तार से। पिछले 2 वर्षों में चीन ने प्राकृतिक संसाधनों, परिसंपत्तियों और पर्यावरण अधिकारों को शामिल करने के लिए अपनी सार्वजनिक खरीद और संसाधन लेन देन प्रणाली को बड़ा बनाया है। चीन राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों को सिस्टम में एकीकृत करने सहित इन सुधारों का उद्देश्य एफिशिएंसी को बढ़ाना और तकनीकी नवाचार को सपोर्ट करना है। साल 2023 में लेन देन की मात्रा में 4% की गिरावट के बावजूद पुनर्गठन स्वतंत्र नवाचार और एसएमईज का समर्थन करता है। अगले साल 7 से 14 फरवरी तक हार्पिन में होने वाले 9वें एशियन विंटर गेम्स में अंतर्राष्ट्रीय एथलीटों और टीमों की भागीदारी को आसान बना रहा है। देश की सीमा शुल्क एजेंसी ने कस्टम ड्यूटीज में छूट देकर खेलों का सामान और आपूर्ति लाने के लिए अधिक सरल और उचित प्रक्रियाएं बनाई है। उसके लिए उन्हें खास आवश्यकताओं को पूरा करना होगा। इसके अलावा प्रमुख हवाई अड्डों पर कस्टम क्लियरेंस को गति देने में मदद करने के लिए ग्रीन चैनल होंगी। दरअसल ये सुधार और उपाय सुनिश्चित करते हैं कि आयोजन के दौरान सब कुछ बढ़िया ढंग से चले और अंतर्राष्ट्रीय खेलों के लिए एक प्रमुख स्थान के रूप में हार्पिन की भूमिका को उजागर करे। चीन ने शिजांग स्वायत्त प्रदेश के 7 जिलों और काउंटियों में क्लीन एनर्जी से चलने वाली सेंट्रल हीटिंग प्रोजेक्ट शुरू किए हैं। ये सरकार के स्थानीय निवासियों, जिनमें उच्च ऊंचाई वाले दूर दराज के पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले किसान और चरवाहे शामिल हैं, के जीवन को बेहतर बनाने के प्रयास का हिस्सा है। 3.78 बिलियन युएन के निवेश के साथ ये सिस्टम दक्षता के लिए रियल टाइम की निगरानी प्रदान करते हैं। जब से क्लीन एनर्जी से चलने वाली सेंट्रल हीटिंग प्रोजेक्ट्स चालू हुए हैं, तब से 60 लाख वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में फैले 7 जिलों और काउंटियों के लगभग 2 लाख लोगों को ठिठुरते सर्दियों के मौसम में सेंट्रल हीटिंग की सुविधा मिली है। जनवरी से अक्टूबर 2024 तक चीन का सर्विस ट्रेड 14.6% बढ़कर 6.13 ट्रिलियन युएन तक पहुंच गया। इस ग्रोथ को ट्रैवल संबंधी सेवाओं में 41.2% की वृद्धि द्वारा बढ़ावा मिला। आईटी और कल्चरल क्षेत्रों सहित नॉलेज इंटेंसिव सेवाएं भी फली फूली हैं, जो उन्नत इंडस्ट्रीज की ओर चीन के कदम को दर्शाती हैं। सेवा व्यापार घाटे के बावजूद मजबूत प्रदर्शन एक जीवंत और विकसित सर्विस इकोनॉमी को उजागर करता है। पेरिस में नोट्रे डेम कैथेड्रल को 2019 में लगी भीषण आग के बाद 5 साल की बहाली के बाद जनता के लिए फिर से खोल दिया गया है। विजिटर्स खूबसूरती से अपडेट किए गए अंदरूनी हिस्सों, बहाल की गई कलाकृतियों और कुछ आधुनिक सुधारों जैसे गर्म फर्श को लेकर उत्साहित हैं। अनुमान है कि कैथेड्रल में हर साल लगभग 1.5 करोड़ विजिटर्स आएंगे। इसका फिर से खुलना लचीलापन और सांस्कृतिक संरक्षण का प्रतीक है। अफ्रीका के सबसे बड़े वार्षिक फैशन कार्यक्रमों में से एक स्वाहिली फैशन वीक हाल ही में तंजानिया के बंदरगाह शहर दार एस सलाम में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम ने यूनिक अफ्रीकी एलिमेंट्स को इंटरनेशनल फैशन इंडस्ट्री से जोड़ा। पिछले कुछ वर्षों में स्वाहिली फैशन वीक ने मेड इन अफ्रीका कॉन्सेप्ट पर जोर दिया है और लोकल संस्कृति को सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया है। आयोजकों को उम्मीद है कि यह इवेंट अफ्रीका और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सबसे अधिक डिमांड वाला और फेवरेट फैशन प्लेटफॉर्म बनेगा। S&P ग्लोबल और हैम्बर्ग कमर्शियल बैंक के हालिया आंकड़ों के अनुसार यूरोजोन मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स यानी PMI अक्टूबर के 46 से गिरकर नवंबर में 45.2 पर आ गया। यह इंडेक्स 2022 के मध्य से महत्वपूर्ण 50 बिंदु के निशान से नीचे रहा है। ये निशान आर्थिक विकास को गिरावट से अलग करता है। जारी गिरावट से पता चलता है कि यूरोजोन की अर्थव्यवस्था अभी भी सिकुड़ रही है। नवंबर में जर्मनी, फ्रांस और इटली ने यूरोजोन देशों में मैन्युफैक्चरिंग PMI में सबसे बड़ी गिरावट देखी। तो ये थी इस हफ्ते की अहम खबरें। अब चलते हैं हमारे एक स्पेशल सेगमेंट न्यूज स्टोरी की तरफ। शिक्षा किसी भी देश की तरक्की की नींव है, जो भविष्य तय करती है और विकास को गति देती है। जैसे जैसे हम 21वीं सदी में जा रहे हैं, समृद्ध इतिहास और उज्जवल भविष्य वाले 2 एशियाई देश भारत और चीन उच्च शिक्षा के क्षेत्र को नए सिरे से तैयार करने में लगे हुए हैं। वे अपनी उच्च शिक्षा प्रणाली को बेहतर बनाने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। एक दूसरे से सीखकर दोनों देश शिक्षा में हाई स्टैंडर्ड हासिल करना चाहते हैं। लेकिन भारत और चीन उच्च शिक्षा में नेतृत्व करने के लिए कैसे मिलकर काम कर सकते हैं, वे एक दूसरे से क्या सबक सीख सकते हैं, आइए आज के इस न्यूज स्टोरी में पता लगाते हैं।
सभी के लिए शिक्षा आसान बनाने की भारत की कोशिशें, जैसे कि इसकी आरक्षण नीतियां और पिछड़े समूहों के लिए स्कॉलरशिप, चीन के लिए मूल्यवान सबक हैं। इन उपायों ने सभी को बराबर मौका देने और यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है कि अलग अलग पृष्ठभूमि के सभी छात्र अपने सपनों को पूरा कर सके। समान शिक्षा पर अपने बढ़ते फोकस के साथ चीन भारत के दृष्टिकोण को अपने संदर्भ में अपना सकता है। वंचित छात्रों के लिए तैयार किए गए स्कॉलरशिप प्रोग्राम उन लोगों के लिए उच्च शिक्षा के दरवाजे खोल सकते हैं जिन्हें इसकी सबसे अधिक जरूरत है। इन असमानताओं को दूर करके दोनों देश मजबूत एजुकेशन सिस्टम का निर्माण कर सकते हैं। चीन का वोकेशनल एजुकेशन सिस्टम एक गेम चेंजर है जो एकेडमिक शिक्षा को प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ मिलाती है। यह दृष्टिकोण छात्रों को इंडस्ट्री संबंधित कौशल से लैस करता है और शिक्षा और रोजगार के बीच की खाई को पाटता है। भारत अपने वोकेशनल प्रोग्रामों को विकसित उद्योग की आवश्यकताओं के साथ जोड़कर इस मॉडल से सीख सकता है। इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप के लिए बिजनेसेस के साथ सहयोग भारत के वर्कफोर्स को भविष्य के लिए तैयार कर सकता है। एक ऐसे सिस्टम की कल्पना करें जहां छात्र न केवल डिग्री के साथ बल्कि प्रैक्टिकल अनुभव और बाजार के लिए तैयार स्किल्स के साथ ग्रेजुएट हो। यह एक मजबूत अर्थव्यवस्था की जड़ है। टेक्नोलॉजी शिक्षा को एक नया रूप दे रही है और चीन एक लीडर के रूप में उभर रहा है। ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म से लेकर AI संचालित व्यक्तिगत शिक्षा तक चीन के टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन ने पहुंच और परिणामों में क्रांतिकारी बदलाव किए हैं। भारत के पास इन इनोवेशंस को अपनाने और बढ़ाने का अवसर है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करके और दूरदराज के क्षेत्र में इंटरनेट की पहुंच बनाकर भारत शिक्षा को और अधिक लोकतांत्रिक बना सकता है। बिना दीवारों वाली एक क्लास की कल्पना करें जहां गांव के छात्र शहरी स्कूलों की तरह ही क्वालिटी शिक्षा पा सकते हैं। महान टीचर महान भविष्य का निर्माण करते हैं। भारत टीचर ट्रेनिंग और प्रोफेशनल विकास पर चीन के फोकस को फॉलो कर सकता है। लगातार सीखने के मौके, टीचर्स के लिए प्रोत्साहन और विकास की संस्कृति ने चीन में टीचिंग के पेशे को ऊपर उठाया है। भारत टीचर ट्रेनिंग प्रोग्रामों को प्राथमिकता देकर इस सफलता को दोहरा सकता है जो टीचर्स को मॉडर्न टीचिंग मेथड सिखाते हैं। टीचिंग में एक्सीलेंस को पहचानना और रिवार्ड देना पेशे में अधिक प्रतिभाओं को आकर्षित कर सकता है। भारत और चीन संस्कृति और परंपरा के खजाने हैं। छात्र और टीचर एक्सचेंज प्रोग्रामों को बढ़ावा देकर वे एक दूसरे के अलग अलग एजुकेशनल दृष्टिकोण और दर्शन से सीख सकते हैं। ऐसे एक्सचेंज प्रोग्राम वैश्विक जागरूकता, आपसी सम्मान और नई सोच को बढ़ावा देते हैं। जरा सोचिए कि एक चीनी छात्र प्राचीन भारतीय ग्रंथों की दार्शनिक समृद्धि की खोज कर रहा है या एक भारतीय टीचर चीन की कन्फ्यूशियस एजुकेशन वैल्यूज पढ़ रहा है। ये कल्चरल इंटरेक्शन नए विचारों और दृष्टिकोणों को जन्म दे सकते हैं। R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में चीन का निवेश अभूतपूर्व डिस्कवरी का रास्ता बना रहा है। अपनी बौद्धिक पूंजी के साथ भारत चीन के साथ मिलकर अपने रिसर्च फोकस को और मजबूत कर सकता है। जॉइंट एकेडमिक प्रोजेक्ट्स, साझा संसाधन और नवाचार संचालित भागीदारी दोनों देशों को ग्लोबल एजुकेशन में सबसे आगे रख सकती है। उदाहरण के लिए AI, सतत विकास और हेल्थ केयर जैसे क्षेत्रों में एक्सपर्टीज को साथ लाने से ऐसे समाधान निकाल सकते हैं जो दुनिया को फायदा पहुंचा सकते हैं। साथ मिलकर भारत और चीन एजुकेशन और रिसर्च में नए बेंचमार्क स्थापित कर सकते हैं। भारत और चीन में उच्च शिक्षा को बदलने की क्षमता है। सहयोग को अपनाकर वे क्वालिटी में सुधार, एकेडमिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देने और वैश्विक आवश्यकताओं के अनुकूल होने जैसी आम चुनौतियों का समाधान कर सकते हैं। उच्च शिक्षा में आगे बढ़ने का रास्ता आपस में कंपटीशन करने के बारे में नहीं है, बल्कि यह एक दूसरे की ताकतों को पहचानकर एक साथ विकास करने के बारे में है। समानता सुनिश्चित करने और टेक्नोलॉजी को अपनाने से लेकर टीचर्स को मजबूत बनाने और सांस्कृतिक विविधता का जश्न मनाने तक विकास के अवसर असीमित हैं। आइए एक ऐसे भविष्य के बारे में सोचें जहां भारत और चीन मिलकर एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम बनाएं जो इनोवेशन, इंक्लूसिवनेस और ग्लोबल लीडरशिप को बढ़ावा दे। ये सिर्फ एक सपना नहीं है, ये एक साझा दृष्टिकोण है जिसे साकार किया जाना चाहिए। साथ मिलकर वे दुनिया को प्रेरित कर सकते हैं। तो ये था आज का खास कार्यक्रम न्यूज़ फोकस। अभी इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्ते।